रेसिप्रोसिटी थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम में किस तरीके से कौन से नेटवर्क हैं उसमें एप्लीकेबल होती है, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होती, और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हमें किस तरीके से हर सर्किट होता है उसके अंदर रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, उसकी अलग से कंडीशन होती है। तो चलो चलते हैं। स्टेटमेंट इन ए लीनियर बाइलेटरल का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बाइलेटरल का मतलब होता है कि सर्किट को विदाउट पोलैरिटी चेक किए हुए आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी पोलैरिटी बेसिस पे उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो बाइलेटरल एलिमेंट अगर आप पे कहा जाए तो रेजिस्टेंस है वो बाइलेटरल एलिमेंट है। सिंगल सोर्स नेटवर्क द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू रिस्पांस, यानी एक्साइटेशन का मतलब वोल्टेज सोर्स, रिस्पांस का मतलब करंट सोर्स इज कांस्टेंट, यानी उसका एक्साइटेशन और रिस्पांस है वो कांस्टेंट होता है, यानी उसका जो रेशियो है ना, रेशियो कांस्टेंट होता है। व्हेन द पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड रिस्पांस आर आल्सो इंटरचेंज, यानी कहीं पे क्या होता है, जो एक्साइटेशन होता है, रिस्पांस होता है, उसकी पोजीशन है इंटरचेंज होती है, यानी एक दूसरे की जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। The basis of the theorem are the symmetry, impedance and the admittance matrix, यानी उनके बेसिक्स कौन से हैं इसके, तो बेसिस ऑफ द थ्योरम्स आर द सिमेट्री, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस मैट्रिक्स। द थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर द नेटवर्क इन विच, यानी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपसे कहा जाए आपको ये तो पता है कि यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो थ्योरम है इस पोजीशन में एप्लीकेबल नहीं है, तो वो हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और उसका केस इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि भाई इस तरीके है, उसमें आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगानी है। जब हमें पता है कि इस तरीके की सर्किट है उनमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो नॉट एप्लीकेबल है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं उसके आंसर है उसको हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि उस वो थ्योरम है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। The theorem is not valid for the network in which impedance multiplies source are present, यानी impedance है और उनका multiply नहीं, यानी उनका multiply जो sources हैं वो present है। A single voltage source and current source is present, यानी एक single voltage source और current source होता है वो present होता है, दो ही present होते हैं बाकी और present नहीं होते हैं, multiple नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है अगर z पैरामीटर है तो उसमें जो होगी वो होगा Z12 इक्वल्स टू Z21, और ये y पैरामीटर होगा तो क्या होगा Y12 इक्वल्स टू Y21। ओके, तो यहाँ पे ये जो केस टेस्ट है इसमें क्या है कि V1 यहाँ पे एक्साइटेशन है, I2 है वो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे V2 है वो एक्साइटेशन है और I1 है वो रिस्पॉन्स है, यानी दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अब क्या है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम है तो इसका हम क्या है एक एग्जांपल है वो लेते हैं। ये देखो ये यहाँ पे केस बना है, इसमें क्या है कि जो इनपुट पोर्ट है उसमें 10 वोल्टेज करंट है वो अप्लाई है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी पोर्ट है यानी आउटपुट पोर्ट है उसमें I2 है वो 1 एम्पीयर है वो फ्लो हो रही है, मतलब एक साथ में एक वोल्टेज सोर्स एप्लीकेबल है और एक करंट सोर्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लगाते हैं Z12 इक्वल टू Z21, तो यहाँ पे V1 अपॉन I2, V1 यहाँ पे 10 है और I2 की वैल्यू 1 एम्पीयर है। अब ये जो सेकंड केस है, ये केस 1 है, ये केस 7 है, तो यहाँ पे क्या है कि I1 है और V2 की वैल्यू 100 वोल्टेज दे रखी है। इन दोनों से हमें क्या निकालना है कि I1 की वैल्यू निकालना है। जैसा कि हमें पता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम है उसकी जो कंडीशन है वो Z12 इक्वल टू Z21, तो ये वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ से, यहाँ V1 की वैल्यू है 10 वोल्टेज और I2 की वैल्यू है 1 एम्पीयर, तो V1 और I2 ये कर दिया, और V2 की यहाँ पे 100 वोल्टेज दे रखा है यानी 100 वोल्टेज दे रखा है, और I1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 10 एम्पीयर। इस तरीके से रेसिप्रोसिटी थ्योरम है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। केवल और केवल हमें कुछ बेसिक कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलो एक क्विक रिवीजन दोबारा से करते हैं। स्टेटमेंट क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम का, आपको स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, थ्योरी बेसिस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेटमेंट। इन ए लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू रिस्पांस इज द कांस्टेंट, यानी एक्साइटेशन टू रिस्पांस इज द कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड रिस्पांस आर आल्सो इंटरचेंज, यानी एक्साइटेशन को भी चेंज कर सकते हैं और जो रिस्पांस है उसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम आपस में।
द बेसिस ऑफ थ्योरम आर सिमेट्री, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस मैट्रिक्स। यानी द बेसिस ऑफ थ्योरम है वो है सिमेट्री ऑफ इम्पीडेंस और एडमिटेंस मैट्रिक्स। द थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर द इंडेक्स इन व्हिच द इम्पीडेंस मल्टीपल सोर्स आर प्रेजेंट। यानी उस इम्पीडेंस के अंदर मल्टीपल सोर्स हैं वो प्रेजेंट है, और ए सिंगल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इज प्रेजेंट। मस्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ any problem in reciprocity theorem। यानी reciprocity theorem के अकॉर्डिंग अगर हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, और वहाँ पे इंडिपेंडेंट मल्टीपल सोर्सेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ओके, मल्टीपल सोर्सेस वो प्रेजेंट नहीं है। Z12 इक्वल्स टू Z21 ये Z पैरामीटर के लिए, और एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस ये हमने एक एग्जांपल लिया था। यहाँ पे V1 है वो 10 वोल्टेज है, I2 की वैल्यू 1 एम्पीयर है, और यहाँ पे I1 है और यहाँ पे V2 है उसकी वैल्यू 100 वोल्टेज है। तो ये वैल्यू इसमें इस फॉर्मूले के अंदर करेंगे तो Z12 Z21 यहाँ से हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे V1 की वैल्यू 10 वोल्टेज है, I2 की वैल्यू 1 एम्पीयर है और V2 की वैल्यू 100 एम्पीयर है, I1 की वैल्यू 10 एम्पीयर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, काफ़ी आसानी से इस तरीके की प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।